Today our topic is chemical thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपके पास डील करती है ऐसी स्टडी जो रिलेट करती है हीट से। थर्म का मतलब होता है हीट। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इट्स सच ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है किससे। इट इज़ अ रिलेशनशिप विच इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर बिटवीन द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो हीट ऑफ एनर्जी होती है, जो हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, उसका रिलेशन हम डिवेलप करते हैं क्वांटिटेटिवली विद अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो आपके पास केमिकल थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स होता है वो हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले इट प्रोवाइड अस द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या रिएक्शन प्रोसीड होगा भी या नहीं प्रोसीड होगा, कंटिन्यू होगा या रुक जाएगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमें हेल्प करती है प्रोडिक्ट करने में यील्ड को, कि जो रिएक्शन आप कर रहे हैं उसकी यील्ड क्या निकलेगी। इसके अलावा ये आपको बताता है कि आपका जो रिएक्शन है केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी एक ऐसा बैलेंसिंग पॉइंट जहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड चीज़ें बराबर हो जाती हैं, उस पॉइंट से पहले पहले कितना रिएक्शन हो चुका होगा, कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये भी चीज़ हमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से पता चलती है। इसके अलावा आपके पास थर्मोडायनेमिक्स आपको एक्सप्लेन करती है कि आपके पास जो सॉल्यूशंस के कुछ पैरामीटर्स हैं, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करती हैं, वो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करती हैं। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है हमें वेपर प्रेशर को कम क्यों होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किस तरह हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम कब होता है, और फेज रूल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट मीन्स केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ complete providing information about feasibility, prediction of the yield, and how much the reaction is completed before the equilibrium attained. उसके अलावा इसमें क्योंकि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से हम सिर्फ यहाँ पे बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स उसके हीट के बारे में, तो ये रिएक्शन के सबसे पहले कुछ ड्रॉबैक ये है कि थर्मोडायनेमिक में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करते हैं वो रिलेट करती हैं टेम्परेचर से, प्रेशर से, वॉल्यूम से। और ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ है जो सिर्फ एक एटम पर डिपेंड नहीं करती, पूरे मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही होती हैं। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, वो पूरे कंपाउंड की, पूरे मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, एक एक एटम के बारे में नहीं बताता। तो इट मीन्स इट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक क्वान्टिटी, इट इज़ नॉट अ माइक्रोस्कोपिक। ये मैक्रोस्कोपिक ज़रूर है, माइक्रो लेवल पे स्टडी के बारे में नहीं बताता। ठीक, इसका मतलब हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के बारे में इसमें स्टडी कर सकते हैं मैक्रो लेवल पे। दूसरा इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको ऑल्थो ये बताएगा कि रिएक्शन आपका होगा या नहीं होगा, प्रोसीड होना है या नहीं होना है, ये यानी ए और बी चीज़ों को हमने बुलाया तो क्या वाकई में ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो इसे हम फिजिबिलिटी कहते हैं कि पॉसिबिलिटी कितनी है इसकी होने की। लेकिन वो कहता है ये रिएक्शन हमें, थर्मोडायनेमिक्स हमें ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करता कि ये रिएक्शन होगा कैसे, क्या प्रोसीजर होगा, किस रिएक्शन के कितने टाइम में कितनी स्पीड से रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो फिजिबिलिटी एक अलग चीज़ है, रेट अलग चीज़ है। फिजिबिलिटी का मतलब है यू हैव टू जस्ट प्रिडिक्ट रिएक्शन पॉसिबल और नॉट, जबकि रेट आपके पास है जो आपको वेरिएशन बताता है कितने टाइम में कितनी चेंजिंग उसमें आती है, रूट बताता है। तो इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स जो है हमें रास्ता नहीं बताता जिसको क्रॉस करके वो रिएक्शन प्रोडक्ट में चेंज होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाते हैं, बल्कि हमें ये सिर्फ ये बताता है स्टार्ट में क्या था, एंड में क्या है, बीच में उसमें क्या हो गया, वो हमें इन्फॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स से नहीं मिलती। ठीक है, इसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स के आगे स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो याद करनी है, इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले टर्म है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है, अगर आपके पास एक बीकर या कोई फ्लास्क या कोई कंटेनर है जिसमें आपने कोई रिएक्टेंट्स डाले हैं, कोई स्पीशीज डाली हुई है, तो जो चीज़ आपकी कंटेनर के अंदर होगी, जो आप उस वक्त फोकस करें, जहाँ का रिएक्शन सिस्टम है, उसको हम सिस्टम कहते हैं उस कंटेनर को। और जो उस कंटेनर के अलावा बाकी सराउंड जो चीज़ होगी उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तो सिस्टम मीन्स अ मटेरियल और अ कलेक्शन ऑफ मटेरियल विच इज़ अंडर स्टडी, जिसको आप अंडर स्टडी रख रहे हो, अंडर ऑब्जर्वेशन है, उस चीज़ को हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम कोई भी हो सकता है आपका, सिस्टम एक खुले बर्तन में भी आपका हो सकता है, बाउल में ले लोगे या बीकर में कर रहे हो, किसी कंटेनर क्लॉथ में कर रहे हो, जिस चीज़ में आपका रिएक्शन प्रोसीजर है वो आपका सिस्टम है। और सिस्टम के अलावा बाकी सारी चीज़ जो है वो सराउंडिंग है। इसका मतलब सराउंडिंग तो बहुत आपके पास, द सिस्टम कैन बी बिग और स्मॉल, सिस्टम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो वी कैन से दैट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ चूजन फॉर द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसको आप स्टडी कर रहे हो उस टाइम, जिसको आपने रिलेट करना है टेम्परेचर और प्रेशर से, उसको हम कह देते हैं सिस्टम। और उसके अलावा बाकी सारे एरिया को हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बेस पे सिस्टम के तीन तरह से टाइप्स हैं।
पहली टाइप है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल आपके पास हो जिसमें आप बगैर किसी बीकर को कवर किए आप उसको ओपन एयर में उस चीज़ को रख दिया जाए, तो उसमें क्या होता है, आपका मैटर भी ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है। अब मैटर और एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, आप गर्म पानी लेके आप किसी बीकर में डाल के उसे खुला छोड़ दिया जाए हवा में, तो आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि मॉलिक्यूल्स जो थे, जो वॉल्यूम लिक्विड का पहले था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे या पानी की मॉलिक्यूल्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में चेंज हो गए, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कम हुआ। वॉल्यूम कम होने का मतलब है मैटर एक्सचेंज, मैटर शिफ्ट हो गया सिस्टम से सराउंडिंग में। और एनर्जी टेक्स का मतलब क्या है, एनर्जी चेंज कैसे आएगा, अगर आपका गर्म पानी है तो आप फ़ौरन से देखोगे आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो इट मीन्स एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो ऐसा सिस्टम जो आपके पास ओपन वेजल में हो, खुले बर्तन या खुले बीकर में हो, खुले कंटेनर पे हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम गुजरने के साथ साथ अगर मैटर, उसका जो अमाउंट है सब्सटेंस का, वो और एनर्जी दोनों आगे पीछे चेंज हो, वेरिएशन आए, तो उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। उसके बाद है क्लोज सिस्टम। क्लोज नाम से लग रहा है कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड होगा ये एक बंद बीकर में, बंद कंटेनर पे होगा। अब अगर ये बंद है तो इसका मतलब क्या है, इट कैन ओनली ट्रांसफर एनर्जी, उसमें से हीट जरूर बाहर निकल सकती है। आप एक कप लो, उसमें आप पर लिड रख दो, तो आप देखोगे कप में से मटेरियल तो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन उसमें अगर वो गर्म चीज़ अंदर डाली हुई थी उसकी हीट आपको लगेगी, फील होगा हाथ लगाने पे कि बर्तन जो है या कंटेनर जो है वो गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्लोज सिस्टम ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है सराउंडिंग में, मैटर ट्रांसफर नहीं होता। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो ना तो हीट को ट्रांसफ़र करता है ना एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब वो आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल क्या है, ये आपके पास जो थर्मस वगैरह होते हैं जिसमें आप गर्म चीज़ को गर्म और ठंडी को ठंडी रख सकते हो, ऐसे जो आपके पास कंटेनर्स होते हैं उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। काफ़ी लंबे टाइम के लिए अगर चीज़ हमने गर्म उसमें डाली तो चीज़ गर्म रहती है, ठंडी डालेंगे तो ठंडी रहेगी। इसका मतलब ऐसा मटेरियल, ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर भी ना हो और एनर्जी का चेंज भी ना हो, और ये चेंज कहाँ पे होना है, सिस्टम से निकल के सराउंडिंग की तरफ जाना होता है, तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक। उसके अलावा एक आपके पास टाइप आती है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रो मतलब होता है बड़ा। अगर सिस्टम के अंदर जो अमाउंट सब्सटेंस की वो बड़ी है तो इस तरह के सिस्टम को हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जो भी चीज़ आप काम कर रहे हो, जिसको फोकस रख रहे हो, जो रिएक्टेंट्स हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो आइंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी आपके पास है। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्रो लेवल पे जब हमें स्टडी करनी है तो हम एक एटम को उठा के स्टडी नहीं करते, हमारे पास जो भी चीज़ होती है उसको हम कलेक्टिव स्टडी करते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं दिस द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, इसलिए इसे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी अगर बहुत बड़ा सिस्टम है जिसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, लार्ज अमाउंट में सब्सटेंस रखा गया, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर पूरी चीज़ का हम स्टडी करते हैं, एक एटम का निकाल के नहीं करेंगे। वॉल्यूम भी पूरी चीज़ का देखते हैं, एक एटम का नहीं देखते। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये सारी एग्जांपल्स आपके पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट ऑफ फंक्शन। अभी हमने पढ़ा, अभी प्रीवियसली देखा अभी पीछे, कि थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस थी, कि थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है स्टार्ट में क्या चीज़ थी, एंड पे क्या था। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताता बीच में क्या हुआ। ऐसी तमाम सिस्टम जिसमें आपको ये ना पता चले कि रास्ता क्या था उसका पास करने का, सिर्फ आपको ये पता चले साइड स्टार्ट में क्या चीज़ थी और एंड पे क्या थी, यानी यू हैव एन एग्जैक्ट वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने स्टार्ट में एक पानी को बॉईल किया, आपको पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, पानी बॉयल हो गया, आपने उसको छोड़ दिया, आपने उसे रख दिया। उसके बाद थोड़ी बार देखोगे उसका टेम्परेचर कम होगा, आपको 15 मिनट बाद मैंने जब इसका टेम्परेचर नोट किया तो 100 से 50 पे ड्रॉप कर गया। तो इसका मतलब आपको सिर्फ ये पता है कि स्टार्ट में 100 था और एंड पे 50 रह गया। तो इसका मतलब इनिशियल और फाइनल आपको कंडीशन पता थी, डेफिनेट वैल्यूज़ पता है, लेकिन बीच में उसके क्या हुआ हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी कंडीशंस हों जो मैक्रोस्कोपिक स्टडी हम करें, जिनकी डेफिनेट वैल्यूज़ हों, यानी फाइनल और इनिशियल स्टेट आपके पास सिर्फ चेंज है कि स्टार्ट में क्या था एंड में क्या था, इस तरह की चीज़ को हम स्टेट ऑफ सिस्टम कहते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में जो स्टेट फंक्शंस हैं या स्टेट चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं, वो हैं आपके पास कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी उसकी अमाउंट, क्या चीज़ है उसमें, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अब स्टेट फंक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड, हम डेल्टा यूज़ कर लेते हैं। आप हमेशा चेंज कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे टेम्परेचर कहा कि स्टार्ट में आपके पास टेम्परेचर था, वो जो आपके पास सबसे पहले टेम्परेचर था वो आपके पास क्या था। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर होता है स्टार्ट में, उसको हम T1 का नाम दे देते हैं, जो उसका फाइनल टेम्परेचर है वो T2 आ गया। ठीक, T2 आ गया, तो हम जब चेंज निकालते हैं तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो जो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन।
ठीक है। तो ऐसे पैरामीटर्स को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं और स्टेट फंक्शन हमेशा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही स्टडी किए जाते हैं। क्लियर। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक। उसके बाद आता है आपके पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब कोई ना कोई बैलेंस पॉइंट आएगा आपके पास। थर्मोडायनेमिक्स है तो हीट से रिलेटेड कोई ना कोई होगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी पर पैराग्राफ में लिखी है। उन सारी प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करें इन वेरियस फेजेस, डिफरेंट फेजेस में। फेजेस यानी स्टेट ऑफ मैटर में विच डू नॉट अंडरगो चेंज, जो वक्त के साथ साथ टाइम गुजरने के साथ साथ ना बदलें, ऐसी चीज़ को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की तीन तरह के टाइप्स हैं। एक है थर्मल। थर्मल का मतलब होता है सिर्फ हीट, तो इसका मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना हो, उसे कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आपके पास आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये ऐसा इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का मतलब होता है कोई चीज़ मूव करके दूसरी तरफ जाए, मूवमेंट। तो इसका मतलब आपके पास जो मैटर है, अमाउंट है कंपाउंड की, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ना हो, और ये सारा काम सिस्टम के अंदर हो रहा है। तो ये जब ना हो तो इसे हम कहते थे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फिर है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आपकी जो अमाउंट है, जो चीज़ आपने डाली है, उसकी कॉम्पोजिशन की क्या चीज़ें आप मिला रहे हैं वो चेंज ना हो, तो उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर। उसके बाद आपके पास टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मतलब कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हमारे पास चार तरह के प्रोसेसेस आते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स रिलेट हम हीट से कर रहे हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में जो चीज़ें मैक्रोस्कोपिक हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, ये जो चीज़ें आपके पास आती हैं ये किस तरह प्रोसीड करते हैं, इनको हम प्रोसेसेस का नाम देते हैं। वो आपके पास चार तरह के प्रोसेसेस हैं। एक है आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। अब आइसोथर्मल के नाम से क्या लग रहा है? आइसोथर्मल का मतलब होता है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब हीट, कि ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, टी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। आइसोकोरिक का मतलब होता है, आइसो मीन सेम, कोरिक मीन वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम सेम रहे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। आइसोबैरिक का मतलब होता है जिसमें प्रेशर सेम रहे, और एडियाबैटिक का मतलब होता है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर ना हो। ठीक। तो अब इसकी एक एक डेफिनेशन देख लेते हैं, इनके नाम से ही बड़ी इजीली है। आइसोथर्मल प्रोसेस मीन इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे रिएक्शन में अगर टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब आइसोथर्मल। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टार्ट में भी 100 था, बाद में भी 100 था, तो चेंज क्या हुआ आपके पास, 100 में से 100 निकाले 0, तो इसको कह देते हैं dt, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। और यू कैन से दैट व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इट बोथ मीन्स कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। फिर आपके पास है एडियाबैटिक। मैंने भी बताया एडियाबैटिक में आपके पास हीट आता है, हीट ना तो फ्लो हो रही सिस्टम में, ना मूव करी बाहर की तरफ, ना अंदर से आ रही बाहर की तरफ, यानी इंटरचेंज नहीं हो रही। ठीक है, ना सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, ना सराउंडिंग से सिस्टम, ना अंदर से बाहर, ना बाहर से अंदर। ऐसी चीज़ को हम, ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक कहते हैं। और एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट, हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी चेंज आपके पास जीरो होगा। जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, कोई पैरामीटर कांस्टेंट है, तो उसका मतलब होता है उसका चेंज को हम D से शो करते हैं, उसका जो डिफरेंस है वो जीरो के इक्वल है। आइसोकोरिक, इफ नो वॉल्यूम चेंजेस, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब V की वैल्यू बार बार क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर शुरू में 100 ml था, बाद में भी अगर 100 ml रहा, दोनों को माइनस करो, 100 में से 100 निकाले, जीरो आ गया, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस भी जीरो हो। आइसोबैरिक, जिसमें प्रेशर को हम कांस्टेंट रखें, इसका मतलब P इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अगर स्टार्ट में 2 एटमॉस्फेयर है, एंड पे भी 2 एटमॉस्फेयर है फॉर एग्जांपल, तो 2 में से 2 निकाले, चेंज इन प्रेशर रिमेन्स जीरो, और आपके पास का मतलब चेंज इन जीरो का मतलब होता है कोई चीज़ कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक। उसके बाद आपके पास टर्म आती है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनल एनर्जी के बारे में आ सकता है कि इंटरनल एनर्जी, आपको पता है सिस्टम की बात करें तो सिस्टम आपके पास बीकर में है। कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोसीजर आप किसी कंटेनर में करवा रहे हो उसे हम सिस्टम कहते हैं। वो सिस्टम आपका बीकर है, कंटेनर है, कोई भी मटेरियल स्टफ जिसमें आपने रिएक्शन करवाया है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी के बगैर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एनर्जी जो है आपके पास दो तरह से होती है, या तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, या एनर्जी गेन हो रही होती है। तो एवोल्यूशन रिलीज कहते हैं, एब्जॉर्प्शन मीन्स लेने का। लेकिन वो कहता है कि ये जो एनर्जी है ये डिपेंड करती है आपके पास सब्सटेंस यानी स्टफ मटेरियल क्या है। तो कहते हैं हमें साथ ये भी देखना पड़ता है कि जो एनर्जीज होती हैं किसी भी चीज़ की, वो एनर्जी अकेली एक टाइप की नहीं होती, इट कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। वो ट्रांसलेशन भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल।
अब ये डिपेंड करता है आपके पास मटेरियल स्टफ क्या है। इसलिए कहता है जो इंटरनल एनर्जी होती हैं उनको मेजर करना, एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाई इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी को हम स्टेट फंक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज इंटरनल एनर्जी जो होती है, जो सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी है, जो चाहे एब्जॉर्ब हो रही है चाहे रिलीज हो रही है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टफ, ऑन द मटेरियल, ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। वो डिपेंड करता है उस पर, और दूसरा डिपेंड करता है वो मॉलिक्यूल्स अरेंज कैसे हैं। जाहिर बात है अगर अरेंजमेंट होगी तो उनकी ओरिएंटेशन, उनकी पोजीशन, उनकी मूवमेंट की स्पीड जो है वो चेंज होगी। तो कहता है इनकी इंटरनल मेजरमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट है। मैं आपसे कहूँ एक मॉलिक्यूल उसकी एग्जैक्ट एनर्जी इतनी ही, लेकिन ऐसा मेजर करना बहुत मुश्किल है कि हम हर एटम की पकड़ के ट्रांसलेशन भी मेजर करें। रोटेशनल घूमने वाली होती है, सर्कुलर पाथवे में वाइब्रेशनल अपनी जगह पे ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, और ट्रांसलेशन मतलब इंटरचेंज करते हैं एटम अपने आप को विद इन द सिस्टम, एक बीकर या ग्लास या कंटेनर के अंदर। तो कहते हैं इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट मीन एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। इसलिए जब इसकी वैल्यू मेजर करते हैं हम उसका चेंज नोट करते हैं। चेंज मतलब स्टेट नोट करते हैं, स्टार्ट में क्या था बाद में क्या था। और जब भी चेंज नोट करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। अगर फाइनल को हम E2 से शो करें तो E2 माइनस E1। चेंज के लिए हमेशा डिफरेंस का साइन आता है नेगेटिव का। ठीक, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो, तो प्रोडक्ट आपका फाइनल होगा पी मतलब एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ER मतलब एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हमारे पास चेंज आ जाएगा। तो इट मीन्स क्वेश्चन आ सकता है व्हाई इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। जस्ट इस पैसेज का आपका आंसर आ जाएगा कि हम किसी भी तरह की एनर्जीज को एग्जैक्ट मेजर करना हमारे लिए डिफरेंट है, क्योंकि एनर्जी जो पोजेस्ट कर रहा है वो बहुत तरह की होती हैं, उनको डायरेक्ट मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक, दूसरा आपके पास क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनल एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब तब होगी जब आपका आंसर ई का पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ई का आंसर पॉजिटिव का मतलब एनर्जी गेन हो रही है, और ई का एनर्जी आंसर नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। अब एनर्जी रिलीज कैसे होती है और कैसे गेन होती है, इसमें आप देखो कि अगर रिएक्टेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ रिएक्टेंट से मैं प्रोडक्ट में जा रही हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर ER की वैल्यू ज़्यादा है, रिएक्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो आप फ़ौरन बोलोगे एनर्जी क्या होगी? एनर्जी क्या होगी? द हीट इज़ एवॉल्व, एनर्जी रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल पहले स्टार्ट में एनर्जी 100 थी, जब रिएक्शन हो गया ये एनर्जी 50 हो गई, तो 50 कहाँ गई? वो रिलीज हो गई। तो जब किसी चीज़ में से एनर्जी रिलीज होती है उसे हम नेगेटिव से शो करते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर एनर्जी आपके पास रिएक्टेंट की कम होती है और प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल शुरू में 50 हो जाए और बाद में मैं कहती हूँ 100 हो गई, तो इसने क्या किया? एनर्जी को गेन किया। जब एनर्जी को गेन करते हैं तो हम उसे पॉजिटिव से शो करते हैं, और पॉजिटिव मतलब आपके पास रिएक्शन क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक, तो ये आपके पास है कि व्हेन द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक।